चलिए बेटा, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसको हम एक स्टोरी देखेंगे, उसके साथ इसको करेंगे। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। जब हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, तब भी मैंने आपको कुछ डिफरेंस कराया था, कुछ डिफरेंस बताया था। पहले डिसोल्यूशन का मतलब समझो। डिसोल्यूशन किससे बना? डिसॉल्व से बना। डिसोल्यूशन किससे बना? डिसॉल्व से बना। डिसॉल्व मतलब जैसे पानी के अंदर नमक डिसॉल्व हो जाता है, दिखता नहीं है, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म यानी फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। जो फर्म पहले दिख रही थी, जो फर्म पहले पेपर्स पे थी या पेपर्स पे नहीं थी, दिख रही थी, वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। अब हमें वो देखने को नहीं मिलेगी, यानी वो क्या हो जाएगी सर? परमानेंटली क्लोज्ड हो जाएगी। तो अभी हमने पढ़ लिया कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि एक पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर आता है तो क्या ट्रीटमेंट होती है। फिर हमने ये पढ़ा कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगी। फिर हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या एंट्रीज होंगी। और लास्ट अब पढ़ रहे हैं अगर पार्टनरशिप फर्म ही बंद कर दें तो कैसे होगा, क्या क्या ट्रीटमेंट होंगी। राइट, तो ये डिफरेंस क्लियर आ रहा है। तो सर एक डिफरेंस था बिटवीन, हम कर सकते हैं यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में, और डिसोल्यूशन ऑफ, जल्दी बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में। ठीक है, तो दोनों क्या है सर? अलग अलग चीजें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है। सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? यहां पर सर टॉपिक आते हैं आपका कौन कौन से, जल्दी बोलो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट के साथ मैं डेथ ले रहा हूं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमालगमेशन, ठीक है। दो फर्म्स जब मर्ज हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम अमालगमेशन ऑफ फर्म्स। ठीक है, जैसे दो कंपनीज मर्ज हो गई तो उसको बोलेंगे अमालगमेशन। ठीक है, मर्जर। तो जब ये सारे चैप्टर थे, ये किसमें थे बेटा? रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में थे। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है। अब सुनो यहां पर डिफरेंस क्या है सर। जितने भी चैप्टर्स थे, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसमें क्या हो रही थी? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी, यानी पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा था सर? रिलेशनशिप चेंज हो रहा था। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिलेशनशिप क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बार दिया है। एक लड़का है, एक लड़की है, अभी इनके बीच में रिलेशन क्या है? क्लासमेट्स का। ठीक है, अब चेंज हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, फिर शादी हो गई, फिर रिलेशनशिप क्या हो गया? चेंज हो गया। बच्चा आ गया, एडमिशन हो गया। घर का बड़ा लुढ़क गया, रिटायरमेंट, डेथ हो गई। ठीक है, तो ये सारे क्या है? क्या रिश्ता टूट गया या रिश्ता अभी भी चल रहा है? रिश्ता अभी भी चल रहा है। तो हुआ क्या है? पार्टनरशिप में क्या आया? रिलेशनशिप में क्या आया है? चेंज आया है। रिलेशनशिप में क्या आया है? चेंज आया है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मियां बीवी हैं, डाइवोर्स हो गया दोनों का, तो क्या हो गया? रिलेशनशिप चेंज हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। ठीक है, और जो रिलेशनशिप खत्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो ये अभी हम रिलेशनशिप, बच्चा पैदा, रिटायरमेंट, डेथ वाला ये हम कर चुके हैं काम। अब डाइवोर्स वाला काम करना है इसमें। ठीक है, चलिए। तो सर इसके अंदर, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो चैप्टर से, इसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म का दोबारा से निर्माण करना।
पुराना फर्म बंद करके नया फर्म खोलना, नाम वाम सब सेम रहता है, पार्टनर्स के बीच का सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन फर्म, उसको बोलते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। डिफरेंस क्लियर है सर? एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा गिव एग्जांपल्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो उसमें आप एग्जांपल्स में लिखोगे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन। बोलो बात क्लियर है? एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया। सर अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अभी तक हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते थे सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सर एसेट्स आर रीवैल्यूड, एसेट्स आर रीवैल्यूड, हम एसेट्स को रीवैल्यूड करते थे और लाइबिलिटीज को क्या करते थे बेटा? वेरी गुड, लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या करते थे? न्यू वैल्यूज निकालते थे, राइट। पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या करेंगे सर? इसमें रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स होगा, इसके अंदर सर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी सर एसेट्स को बेच देंगे, एसेट्स को बेच देंगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एंड जल्दी बोलो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। बोलो जी बात क्लियर है? इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू, न्यू वैल्यूज निकालते हैं, दोबारा से रीअसेस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं? एसेट्स को बेच देते हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। बोलो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ठीक सर। अब रिवैल्यूएशन करने के लिए या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को करने के लिए हम बनाते थे इसके अंदर बेटा कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। एसेट्स की रिवैल्यू करने के लिए, इसका प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर फर्म बंद करनी है, डाइवोर्स देना है पार्टनर्स को, आपस में खत्म करना है इनके बीच में रिलेशन, एसेट्स बेचनी है, लाइबिलिटीज पे करनी है, तो इसके लिए अकाउंट बनाया जाएगा कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा बनाया जाएगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट को भी बोलते हैं। चैप्टर अलग अलग हैं तो नाम भी अलग अलग हैं। इसमें बना रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें बना रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मैंने कहा मैंने फोन रियलाइज कर दिया, इसका मतलब क्या है? फोन को बेच के पैसे ले लिए, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, ठीक है। यानी इस फोन के बदले रियलाइज करना, पैसा मिलना, पैसा लेना, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, ठीक है। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को बेच के पैसा लिया जाएगा और उस पैसे से फिर लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। इसके अंदर क्या होते थे? अकाउंट्स वगैरह चेंज होते थे, अकाउंट्स ओपन होते थे। इसमें कोई नया अकाउंट ओपन नहीं होता। जैसे इसमें एडमिशन हुआ तो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया, रिटायरमेंट हुई तो एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया या फिर लोन अकाउंट ओपन हो गया, राइट। पर डिसोल्यूशन में सारे अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? क्लोज हो जाते हैं। कोई नया अकाउंट ओपन नहीं किया जाता डिसोल्यूशन के वक्त, राइट। अब सर इसमें क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में और क्या डिफरेंस है सर? बेटा इसमें और डिफरेंस है, इतना लिख लिया पहले बताओ। इसमें लिखेंगे न्यू बुक्स आर प्रिपेयर्ड, न्यू बुक्स आर प्रिपेयर्ड, न्यू बुक्स बनाते हैं ना, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो न्यू बुक्स आर प्रिपेयर्ड और इसके अंदर क्या होता है? ऑल बुक्स आर क्लोज्ड, ऑल बुक्स आर क्लोज्ड, ठीक है जी। तो सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में न्यू बुक्स बनाई जाती हैं रिटायरमेंट के बाद, डेथ के बाद, एडमिशन के बाद, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारी की सारी बुक्स क्या कर दी जाती हैं सर? बंद कर दी जाती हैं। बोलो इतना डिफरेंस क्लियर है? पेपर में आएगा, एक नंबर में, दो नंबर में तो लिख दोगे ये पॉइंट्स। आइए अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे, ठीक है। इतना लिख लो फिर आगे चलते हैं। अब लिखेंगे बेटा इस चैप्टर में
अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर लिख लो या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लो। क्या क्या बनाया जाएगा इसके अंदर, है ना, क्या क्या बनता है सर इसके अंदर। जैसे पार्टनरशिप में एडमिशन वाले चैप्टर में क्या क्या बनता था सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनती थी, तीन चीजें बनती थी। आइए डिसोल्यूशन में देखते हैं डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में क्या क्या बनता है। ध्यान रखना ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। तो सर इसके अंदर सबसे पहले बनता है अपना रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बनता है बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इफ एनी। जरूरी नहीं है ना कि पार्टनर का लोन अकाउंट हो ही हो, पार्टनर को लोन दे रखा हो या पार्टनर से लोन ले रखा हो, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है। तो पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी, तीसरा बनेगा इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट बनता है बेटा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि सर इसके अंदर बैलेंस शीट को क्लोज किया जाता है, राइट। तो बैलेंस शीट न्यू नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट की जितनी भी एसेट्स है सारी खत्म, लायबिलिटी सारी खत्म, तो बचेगा ही नहीं कुछ भी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर इतनी बात समझ में आ गई। अब सर हमने बताया डिसोल्यूशन के अंदर एसेट्स बेची जाती हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ करी जाती हैं। तो सर अब लायबिलिटीज पहले कौन सी पे ऑफ होंगी, बाद में कौन सी पे ऑफ होंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स वाई जेड फर्म थी, उसमें एक एक्स पर्सन है, ठीक है, वो मिलकर के क्या कर रहे हैं, अपना फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। तो उनके पास कौन कौन सी लायबिलिटीज होंगी, कुछ फर्म के ऊपर लायबिलिटी होगी और कुछ पार्टनर्स के ऊपर अपनी पर्सनल लायबिलिटीज भी तो हो सकती हैं। तो सबसे पहले किसका पैसा पे किया जाएगा, फर्म का या पार्टनर्स का। अब ये डिपेंड करेगा, ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कुछ पैसे पार्टनर्स के पास पड़े होंगे, कुछ पैसे फर्म के पास पड़े होंगे। अच्छा पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। सर पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है कि अगर फर्म को पैसा कम पड़ गया, फर्म के ऊपर लायबिलिटीज जाता है ज्यादा है, पे करने में पैसा कम पड़ गया फर्म को, तो फर्म को पैसा कौन ला करके देगा, पार्टनर्स ला करके देंगे। कहां से ला के देंगे, अपने घर से। अब फर्म के पास पैसा खत्म हो गया, लायबिलिटीज पे करनी है, तो पार्टनर डिसोल्यूशन के वक्त में कितना पैसा ला करके देगा, जब तक उसकी उसकी एसेट्स खुद ना बिक जाए सारी। तो अब मान लीजिए एक सिचुएशन है एक्स के पास, फर्म भी पैसा मांग रहा है क्योंकि फर्म के ऊपर कर्जा है और एक्स के ऊपर अपना पर्सनल कर्जा भी है। तो एक्स क्या करेगा, पहले अपना जो उसके पास पैसे पड़े हैं उससे पहले अपना कर्जा चुकाएगा या पहले फर्म का कर्जा चुकाएगा, नहीं सर, सबसे पहले वो अपना कर्जा चुकाएगा, उसके बाद वो पैसा फर्म को देगा फर्म का कर्जा चुकाने के लिए। बोलो बात क्लियर हुई। दूसरी बात, फर्म के पास पैसा है तो फर्म पहले अपना कर्जा चुकाएगा या पार्टनर का कर्जा चुकाएगा, सिंपल सी बात है, फर्म भी पहले अपना कर्जा चुकाएगा जो फर्म के पास पैसे पड़े, उसके बाद कुछ पैसा बचा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा उसका पैसा चुकाने के लिए। तो यानी जो फर्म के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उससे पहले सारा कर्जा फर्म का चुकाया जाता है, कुछ बच जाता है शेष तो पार्टनर्स को दिया जाता है, फिर पार्टनर्स अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। पर अगर डिसोल्यूशन के वक्त पार्टनर्स के ऊपर भी लायबिलिटी है और फर्म बोलता है कि जाओ घर से पैसा लेकर आओ, अपना घर बेचो, जो मर्जी करो, पैसा लेकर के आओ, तो उस केस में पार्टनर्स पहले अपनी पर्सनल लायबिलिटी को पे करेंगे और जब उनके पास कुछ पैसा बचेगा तो वो फर्म को ला करके देंगे फर्म की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। बोलो ये बात क्लियर होती है। इसको पर्सनल लायबिलिटी और फर्म लायबिलिटी दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले पर्सनल लायबिलिटी पे करी जाती है, फर्म की लायबिलिटी, पैसा डिपेंड करता है किसका है। अगर फर्म का पैसा है तो पहले फर्म की लायबिलिटी पे करी जाएगी और पैसा किसका है, पार्टनर के घर का है तो पहले पार्टनर की लायबिलिटी पे करी जाएगी। बोलो ये डिफरेंस क्लियर हुआ। ठीक है, अब सर ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फर्म की, अजी किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फर्म की। सर फर्म की क्या बात कर रहे हो, मगी बेटा फर्म के ऊपर अलग अलग तरह के कर्जे होते हैं, कुछ पैसा उसने पार्टनर से उधारी ले रखा होगा,
कुछ पैसा उसने बाहर वाले से उधारी ले रखा होगा। तो मुझे बताओ पार्टनर पहले, फर्म किसका कर्जा पहले चुकाएगी, बाहर वालों का या पार्टनर का? बाहर वालों का। किसका? बाहर वालों का। तो ध्यान रखेंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में सबसे पहले पैसा चुकाया जाएगा किसका? आउटसाइडर्स का। किसका चुकाया जाएगा सर? आउटसाइडर्स का। अब सर ये आउटसाइडर्स की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? आउटसाइडर्स कौन होंगे बताओ जरा, जल्दी बताओ। आउटसाइडर्स में कौन कौन आ जाएगा? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जल्दी बोलो, और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, और बताओ अगर उन्होंने लोन लिया किससे? फ्रेंड से। किससे लोन लिया है? फ्रेंड से। तो फ्रेंड्स का लोन, रिलेटिव्स का लोन। अच्छा मान लीजिए एक एक्स है, मान लो यही फर्म है गुरुद्रोणाचार्य एकेडमी, ठीक है, मैं शुभम, ठीक है। अब मैंने भी फर्म को लोन दे रखा है और मेरी वाइफ ने भी लोन दे रखा है। यहां का ऑनर कौन है, मैं या मेरी वाइफ? मैं हूं, मेरे नाम पे फर्म रजिस्टर्ड है। तो मुझे बताओ फर्म, मैंने भी फर्म को लोन दे रखा है और मेरी वाइफ ने भी लोन दे रखा है, तो दोनों इनसाइडर माने जाएंगे, दोनों आउटसाइडर माने जाएंगे। एक इनसाइडर एक आउटसाइडर। जो मेरी वाइफ है वो उसको इनसाइडर मानेंगे आउटसाइडर मानेंगे? आउटसाइडर मानेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पेपर में कैसे आएगा, बोलेगा ए बी सी आर पार्टनर्स और बोलेगा मिसिज ए लोन। क्या बोलेगा? मिसिज ए लोन। तो वहां पर आप समझ जाओगे जो मिसिज ए है वो कौन है? आउटसाइडर है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। तो उसको बोल देते हैं हम स्पाउस लोन। क्या बोल देते बेटा? स्पाउस लोन। स्पाउस का मतलब क्या होता है? जीवन साथी, है ना? क्या होता है? जीवन साथी, उसको बोलते हैं स्पाउस। ठीक है जी। तो ये सारी नॉर्मल मैंने आपको लायबिलिटीज है जो आउटसाइडर्स को पे करी जाती है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले पैसा आउटसाइडर्स को पे किया जाएगा, उसके बाद कुछ पैसा बचा, उसके बाद कुछ पैसा बचा फर्म के पास आउटसाइडर्स को पे करने के बाद, तो जो पार्टनर से लोन ले रखा है वो पे किया जाएगा। ठीक है, पहले बाहर वालों का पैसा पे कर दिया, फिर पार्टनर ने खुद का जो लोन दे रखा है उसको पे किया जाएगा। तो मुझे बताओ फर्म को लोन देने में किसमें फायदा है, अपने नाम से या वाइफ के नाम से? वाइफ के नाम से। अगर फर्म बंद होती है सबसे पहले पैसे तो घर में आ जाएगा, अपने नाम से देंगे तो हमें तो बाद में मिलेगा। मान लो इनको पे करते करते पैसा खत्म हो गया फर्म के पास, तो इनको तो पैसा नहीं मिल पाएगा। बोलो बात क्लियर है? तीसरे नंबर पे किसका पैसा पे किया जाएगा? अब बच गए पार्टनर्स कैपिटल का। जो पार्टनर्स ने पैसा लगा रखा है अपनी कैपिटल में उसका पैसा पे किया जाएगा। यानी सबसे पहले आउटसाइडर्स को पे करते हैं पैसा, उसके बाद पार्टनर ने लोन दे रखा होता है वो पे करते हैं, और पैसा बच गया तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उसको सेटल कर देते हैं। तो 3 स्टेप में जाता है। तो ध्यान रखना ये आउटसाइडर्स जितने भी हैं इन सबको पेमेंट बेटा कौन से अकाउंट में होती है पता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप ये देखो यहां पर सबसे पहले ट्रीटमेंट किसकी हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट की। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइडर्स की पेमेंट हो रही है, उसके बाद पार्टनर्स के लोन की पेमेंट हो रही है, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। तीसरी में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट हो रही है। तो स्टेप समझ लो आप, सबसे पहले आउटसाइडर्स को पे किया, फिर पार्टनर्स का अगर हमने लोन ले रखा है तो उसको पे किया, फिर पार्टनर्स की कैपिटल में जो पैसा है उसको पे किया। ठीक है, और ये सारी डिस्कशन कहां से पे पेमेंट करी होगी? कैश और या बैंक अकाउंट से। पैसा एसेट्स बेची होंगी तो पैसा आया होगा कहां पर? कैश में या बैंक में। लाइबिलिटीज पे करी होंगी तो कहां से गया होगा पैसा? कैश अकाउंट से या बैंक अकाउंट से। तो अब मेरे पास कैश बचना चाहिए कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य हो जाना चाहिए। और बैलेंस शून्य हो गया, दोनों का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच हो गया कैश और बैंक अकाउंट को। इसका मतलब क्या है? हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, सही किया है हमने। बोलो बात क्लियर है? तो सर इसको मैं स्टेप में डिवाइड कर दूंगा पूरे चैप्टर को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? लिख लो उसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आओ एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने ऑक्शन सेल देखी है टीवी में? देखी है? तो यहां पर ध्यान रखना है ऑक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ ऑक्शन वाला क्या ले रहा हूं? एग्जांपल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इंसॉल्वेंसी सुना है किसी ने? सुना है वर्ड?
11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? जब एक जना अपने उधार चुकाने में असमर्थ होता है, अपने डेब्ट को चुका नहीं पाता, तो उसको क्या बोल देते हैं? इंसॉल्वेंट पर्सन बोल देते हैं। अब मान लेते हैं एक पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट ऐसे ही अपना बोलेगा हो जाएगा, कोर्ट डिक्लेयर करता है, कोर्ट डिक्लेयर करेगा। तो वो भागा भागा गया, तो गुंडे पीछे पड़े हुए थे, धमकियां दे रहे थे, तो भागा भागा वकील को पकड़ा, कोर्ट गया, कह रहा सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मैं अपना उधार चुका नहीं सकता। वो कहता क्यों नहीं चुका सकता? कहता कि मेरे पास एसेट्स इतनी सारी हैं, पर आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपने नोटबंदी कर दी, मेरी एसेट्स बिक नहीं रही हैं, पैसा है पर वो एसेट्स में बना हुआ है, मैं क्या करूं, कैसे बेचूं, बिक रहा नहीं, लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट वाले इंटरेस्ट मांग रहे हैं, मैं कहां से दूं, मैं तो सर दिवालिया घोषित तो कर दो मेरे को, क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइबिलिटीज को चुका नहीं सकता, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे जा रहा है, वो बढ़े जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं फंस चुका हूं। इसको बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेप्ट ट्रैप, कर्जे में फंस जाना, एसेट्स होने के बावजूद भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो सरकार क्या करती है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकालती है कि भैया इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, इसके साथ अब कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, इससे कोई पैसे नहीं मांगेगा, हम अपने आप इसका जो ऑक्शन सेल है वो करेंगे। उसमें वो क्या करते हैं, उसके पास जितनी भी एसेट्स होती हैं, आपने घर नीलाम होते हुए देखा होगा, ठीक है, भगवान ना करे किसी का ऐसा दिन आए, पर आपने देखा होगा उसमें क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, एक एक सामान जो होता है उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है ना, और उसके ऊपर चिट लगा दी जाती है। ठीक है, चिट लगा देते हैं किसकी? वैल्यू करके, कि भाई इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से ये है। फिर सारी एसेट्स को जब्त कर लेती है गवर्नमेंट अपने पास, मतलब जो डिसोल्यूशन कराते हैं, जो उसका ऑक्शन सेल कराते हैं, सारे जब्त कर लेते हैं। फिर एक ग्राउंड लेते हैं, एक डेट डिफाइन करते हैं और न्यूज़पेपर में निकाला जाता है कि भैया इस दिन ऑक्शन सेल होगी इसके सामान की। तो जितनी भी लाइबिलिटीज धारक हैं, जिनको भी अपना कर्जा चाहिए, वापसी पैसा चाहिए, वो आ जाना इस दिन, और जो जो ये एसेट्स खरीदना चाहता है वो आ जाना, एसेट्स की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, फिर एक ग्राउंड होता है, वहां पर वो सारी चीजें रखी जाती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर, अलमीरा, फर्नीचर, व्हाटएवर इट इज, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो शोकेस करी जाती हैं, और वहां पर सारी लाइबिलिटीज भी आती हैं। यानी एक ग्राउंड हो गया, उस ग्राउंड में सारी एसेट्स भी आ गई और सारी लाइबिलिटीज भी आ गई। ठीक है, फिर उनका प्राइस निकाला जाएगा, भाई ये एसेट है, कौन लेगा, बोली लगेगी, और फिर जिसने बोली एक्सेप्ट कर ली, वो एसेट्स उसको बेच दी जाएगी, वहां से क्या आएंगे, पैसे आएंगे। ऐसे जब सारी एसेट्स बिक जाएंगी, अब जो किसी ने नहीं खरीदी, क्या उसको जबरदस्ती बेच देंगे? जो नहीं बिकी वो क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई, जो बिक गई वो फायदा हो गया। अब जो पैसा आ जाएगा उससे पेमेंट किसको करी जाएगी, फिर क्रेडिटर्स को बुलाया जाएगा, भाई आ जाओ पैसा इकट्ठा हो गया। अब उन क्रेडिटर्स को पेमेंट करी जाती है, सर कितनी कितनी सारी सारी पेमेंट मिल जाती है, बाकी नहीं, देखा जाता है, अरे इसने 1 लाख रुपए देने हैं, इसके 50,000 देने हैं, इसके 25,000 देने हैं, इसके 10 देने हैं, पेमेंट है कितनी, सिर्फ 40,000। तो अब ये नहीं कि 40,000 1 लाख वाले को दे देंगे सारा का सारा, ना जी ना, ऐसा नहीं होगा, रेशो बनाई जाएगी, इसका 1 है, इसका 50 है, तो 1 लाख इस टू 50,000 इस टू 25,000 इस टू 10,000, जो रेशो बनेगी और जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसको उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हर किसी को कम कम यानी कुछ परसेंट पैसा मिलेगा। इसलिए आपने एंट्री पढ़ी होगी बैड डेट्स की, पढ़ी थी, ओनली 20 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज लीगल स्टेट, यानी 20% पैसा ही रिकवर हो पाया। अगर इसका 20% हुआ तो इसका भी कितना हुआ होगा, 20%, इसका भी 20%, इसका भी 20%। अगर हर किसी के हिस्से में 10-10% आया तो सबके हिस्से में 10-10% आया है, यानी इसने 1 लाख रुपए उधार दिया था तो उसको कितने मिले होंगे, 10,000। इसने 50,000 दिए तो इसको कितने वापसी मिले होंगे, 5,000। इसने 25 दिया तो इसको 2,500, इसने 10 दिया तो इसको 1,000। बात समझ में आ रही है? तो हर किसी को इस तरीके से पैसा रिकवर किया जाता है, यानी इस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब सर जिसको 1 लाख था उसको बेचारे को 10,000 मिले, क्या 90,000 के लिए वो कहीं क्लेम कर सकता है? नहीं सर, कहीं क्लेम नहीं कर सकता। जो पर्सन की ऑक्शन सेल हुई है, जो नीलामी हुई है, जिसकी, जो इंसॉल्वेंट है, उससे जाके भी नहीं बोल सकता भाई मेरा पैसा वापसी दे दे। बोलो ये बात क्लियर हो रही है? तो ये जो स्टेप फॉलो हुए, क्या फॉलो हुए, एक ग्राउंड लिया, ग्राउंड में सारी एसेट्स लिया है, सारी लाइबिलिटीज लिया है, फिर एसेट्स को बेच दिया, फिर लाइबिलिटीज को पे कर दिया। अब मुझे बताओ, जो ये सारा प्रोसेस करा रहा होगा वो फ्री में आ जाएगा, वो भी पैसे लेगा? सर वो भी पैसे लेगा।
अब दो चीजें होंगी ये सारा काम करने से। अगर पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो जिसकी नीलामी हुई थी उसको फायदा हो जाएगा, लाइबिलिटीज पे करने का पैसा बच जाएगा। और अगर पैसा कम पड़ेगा तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बोलो बात क्लियर। तो बेटा यही आपका रियलाइजेशन अकाउंट था बस। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट में होता क्या है, 6 स्टेप का अकाउंट होता है। ध्यान से सुन लो कशिश, इधर देख ऊपर। अभी 6 के 6 स्टेप ऐसे यूं याद हो जाएंगे। बोलो पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। उस ग्राउंड का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। उस ग्राउंड का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बोलो स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। स्टेप 2 क्या होगा, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। देखो आप लोग बता रहे हो, आप लोगों को अपना आप याद हो गया। पहला स्टेप हो गया ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा स्टेप हो गया ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक ग्राउंड रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट्स भी आ गई और लायबिलिटीज भी आ गई। स्टेप 3 क्या होगा, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ। चौथा स्टेप क्या होगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पहला स्टेप ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 2 ट्रांसफर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स इधर है, सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। दोबारा बोलेंगे, इधर से लाए एसेट्स, इधर से लाए लायबिलिटीज। एसेट्स को बेचा इधर, लायबिलिटीज को पे किया इधर, अपोजिट साइड हो गया। उसके बाद सारा काम हो गया। अब जिसने ये काम कराया वो क्या लेगा, खर्चा वाला पानी लेगा। तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसने रियलाइजेशन कराया ना, तो उसको बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और उसके बाद पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या, तो उसको बोल देते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर रियलाइजेशन लॉस। हो गए 6 स्टेप। 6 स्टेप में पहला रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। बोलो इजी है मुश्किल है, 6 स्टेप याद हो गए। जरा बोलना, पहला स्टेप ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 2 ट्रांसफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 3 सेल ऑफ एसेट्स। फोर्थ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फिफ्थ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और सिक्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। इजी है मुश्किल है, इजी है। बस ये सारे स्टेप करते हुए कुछ एडिशनल पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, उसको हम लिख लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर है। चलिए सर, क्या सर सही में नीलामी कर रहे हैं हम, नहीं सर नीलामी वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, पर नीलामी एक्चुअल में नहीं हो रही। ये सिर्फ एग्जांपल लिया किसके लिए, आपको समझाने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, मान लीजिए किसको नीलाम करें भी हम चलो एक XYZ पर्सन ले लेते हैं एग्जांपल में। सुनो जरा, एक चीज सुनो, हाँ जी ध्यान से सुनो। ये एक एक्स पर्सन है, इसका नाम दे देते हैं विनोद। यहां तो विनोद कोई नहीं है ना, पर्सनली मत लेना भाई, एक ले लेते हैं विनोद। ठीक है, ये हो गया कौन, गर्लफ्रेंड का नाम है क्या विनोद, XYZ ले लो। चलो विनोद हो गया इंसॉल्वेंट। कौन हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब उसको दिवालिया निकल गया। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके एसेट्स को जब्त किया जाएगा। तो मुझे बताओ, जो एसेट्स विनोद के पास थी और जो लायबिलिटीज विनोद के पास थी, क्या एसेट्स भी जब्त कर ली जाएगी, यस। यानी सारी एसेट्स विनोद से छीन ली गई और जितनी लायबिलिटीज थी वो भी छीन ली गई। गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्या कहा कि भैया पैसे मांगने विनोद के पास मत जाना, हम देंगे पैसा। जिम्मेदारी उन्होंने ले ली ना, तो विनोद तो के पास तो एसेट्स भी गई और लायबिलिटीज भी गई। तो मुझे बताओ, विनोद के पास एसेट्स थी, एसेट्स चली गई, तो विनोद को लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। तो यानी मैं मानूंगा अपनी सारी एसेट्स मेरे लिए क्या बन गई, लॉस। सारी एसेट्स मेरे लिए क्या बन गई, तो मैं एसेट्स को लॉस ट्रीट करके चलूंगा, क्योंकि मेरे सारे एसेट्स अकाउंट बंद हो गए, क्योंकि वो मेरे से ऑप्शन वाला ले गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरी जेब क्या हो गई, खाली हो गई। ठीक है, क्या हो गई, खाली हो गई। पेन है यार, पेन भी ले लो यार। ठीक है, मेरी जेब हो गई खाली। तो यानी एसेट्स को मान लिया लॉस हो गया मेरे को। अब भाई कर्जा था, कर्जा भी खाली, कर्जा नहीं देना, तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। कर्जा क्या हो गया सर, प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर है, क्योंकि मेरे पास से एसेट्स भी गई और लायबिलिटीज भी गई। और बेटा रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल इन नेचर होता है। कैसा होता है, नॉमिनल इन नेचर। जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे अभी बताऊंगा आपको,
वो होता है बेटा नॉमिनल इन नेचर। अब जरा मुझे बता दो नॉमिनल का रूल क्या कहता है? वेरी गुड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बोलो बात क्लियर है? तो मेरी एसेट सारी क्या हो गई? लॉस। सारी लाइबिलिटीज क्या हो गई? प्रॉफिट। तो एसेट जितनी भी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगी? डेबिट, क्योंकि लॉस है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लाइबिलिटी सारी क्या है मेरा? प्रॉफिट। तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज है रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? तो सर मेरे पास मान लीजिए, मेरे पास ये बुक मेरी एसेट है, ये मेरी क्या है? एसेट। इसको मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रखा होगा जब मैंने बुक खरीद के एंट्री करी होगी। जल्दी बोलो। बुक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बुक आई, कैश गया, बुक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब इस बुक को मैंने कहां दे दिया? दूसरे को दे दिया। किसको दे दिया? रियलाइजेशन को दे दिया। किसको दे दिया? रियलाइजेशन अकाउंट को दे दिया। तो क्या करूंगा? बुक जब आई थी तो बड़ी थी तो मैंने इसको डेबिट किया था। अब बुक मेरे पास से जा रही है तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये जाएगी किसके पास? ये क्या हो गया? मेरे लॉस हो गया। लॉस क्या होता है? डेबिट। तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट टू बुक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बुक अकाउंट। बुक चली गई, एसेट्स कम हो गई तो बुक क्रेडिट हो गई। और बुक के जाने से मुझे क्या हो गया? इसके बदले कुछ आया तो नहीं, तो मुझे क्या हो गया? लॉस। और लॉस क्या होता है? डेबिट। कहां डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बुक्स अकाउंट। अब ऐसी लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? अब लाइबिलिटीज भी तो जा रही है, और लाइबिलिटीज के जाने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो लाइबिलिटीज मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस होती है। जब लाइबिलिटीज कम होंगी, लाइबिलिटीज जाएंगी, तो लाइबिलिटीज क्या होंगी? डेबिट। कहां जा रही हैं? रियलाइजेशन में। और लाइबिलिटीज से जाने से प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? और तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इजी है। यानी अब मेरी एसेट्स मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास लाइबिलिटीज है। बेचा जाएगा रियलाइजेशन में, बेचा जाएगा। ग्राउंड में तो बेचना होगा। अब लाइबिलिटीज भी कहां पे कर जाएंगी? ग्राउंड में। अब एसेट्स अकाउंट दोबारा ओपन नहीं होगा। एक बार एसेट का नाम आएगा, एक बार बुक चली गई ना, क्या हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बुक। मेरे पास से बुक चली गई भाई। अब मेरे पास अब बुक नहीं है। अब किसने बोला? बुक बेच दी। बुक को क्या कर दी? बेच दिया, पैसे आ गए। तो कैश अकाउंट डेबिट। कहां आएंगे? बुक टू बुक होगा। बुक तो है ही नहीं मेरे पास। पैसा कहां आया? मेरे पास आया नहीं, रियलाइजेशन में आया। कहां आया? तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर्स को मिल जाएंगे। जो दिवालिया घोषित हो तो उसको वापसी मिल जाएगा पैसा। मान लीजिए उसके ऊपर कर्जा था 3 करोड़ का। कितना का था? उसकी एसेट्स बेची, उसके पास थी 20 करोड़ की एसेट। कितने की थी? 20 करोड़ की। बिक रही नहीं थी। जो भी ऑक्शन वाले थे उन्होंने 20 करोड़ वाली एसेट्स की 10 करोड़ में बिकवा दी। कितने बिकवा दी? लॉस में बिकवाई। बिक गई जब ये सस्ती करके बेचेंगे। 10 करोड़ की एसेट बिकी जितनी भी थी। लाइबिलिटी कितनी थी? 3 करोड़ की। तो 10 करोड़ में से 3 करोड़ तो पे कर दिया, और 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ जिसने बिकवाया करा उसमें रख लिया। बाकी कितना बच गया? 6 करोड़। 6 करोड़ ले हुई अपने वापसी, जो बच गए। बात समझ में आया क्या होता है? तो यही काम हमें करना है। अब ये 6 करोड़ का क्या हो गया? उसे प्रॉफिट, क्योंकि एसेट भी चली गई थी, लाइबिलिटीज भी चली गई थी। बोलो बात क्लियर हुई? चलिए सर, लिखेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा टाइम हो गया है। चलो एक काम करते हैं, ये प्रोसेस समझ में आया? एक बार फटाफट स्टेप बता दो मुझे, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टेप करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फटाफट स्टेप 1, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स टू द डेबिट साइड। ठीक है, एसेट्स कहां जाती है? लॉस माना, डेबिट जाएंगी। ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 3, सेल ऑफ ऑल एसेट्स। Step 4, payment of all liabilities. Step 5, payment of realization expenses. Step 6, calculation of profit or loss on realization of assets and liabilities. बोलो बात क्लियर है?
तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, घर जाके पढ़ लेना, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।